स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि जैसा आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अगर देखे जाएँ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक क्वेश्चन अगर इसके ध्यान से देखिए तो आपको एक एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप जिस पे ध्यान देंगे तो दिया है कि ये मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। दोस्तों ये यकृत की बात कर रहे हैं। यकृत जो है दोस्तों, इसको हम लोग लीवर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में, और इसको हिंदी में जिगर भी कहा जाता है। ठीक है, जिगर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन और भी दिए, जैसे कि छोटी आंत है। ठीक है, छोटी आंत में सारे का सारा भोजन का जो अवशोषण है, ठीक है, कि मतलब खाना जो डाइजेस्ट होकर और पार्ट्स में डिवाइड होता है या भेजा जाता है, तो ये छोटी आंत में होता है। सेकंड ऑप्शन इसका ध्यान से देखिए तो ये अग्न्याशय के बारे में बात की गई है, जो कि दोस्तों इंग्लिश में इसको हम लोग पेनक्रियास कहते हैं। इसका रोल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर बॉडी में इसका कुछ डिसबैलेंस हुआ तो इसमें क्या होता है, एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो इससे धीरे धीरे करके रिलीज़ होता है। लैगरहंस की दीपिकाएँ होती हैं, उनसे रिलीज़ होता है। अगर दोस्तों ये बंद हो गया तो फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ने का मतलब है कि आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आमाशय की, तो ये भी एक पाचन तंत्र का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों कि हेपेटाइटिस ए जो है वो किसके कारण होता है। तो दोस्तों कुछ जो बीमारियां हैं वो वायरस की वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, फंगस की वजह से होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वायरस की वजह से होती है। वायरस की वजह से दोस्तों और बीमारियां होती हैं, जैसे HIV है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और अभी देख रहे थे आप कोरोना चल रहा था, इस वजह से। वायरस एक दोस्तों क्या है, वायरस एक नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच में एक चेन का काम करती है। मतलब जब तक नॉन लिविंग थिंग में वायरस अगर एक्टिव है, आप अगर उसके पास नहीं जाएंगे, आप उसको हाथ नहीं लगाते हैं, तो वायरस अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसीलिए आपने देखा होगा कोविड टाइम पे आपको मना किया गया था, कहीं इधर उधर हाथ मत लगाइए, और हाथ लगाइए अगर तो हाथ को साफ कर लीजिएगा। ठीक है, मच्छर के काटने से दोस्तों क्या हो जाता है, मलेरिया नाम सुना होगा, ये मादा नेफ्लिस की वजह से होता है। डेंगू डिजीज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीवाणु की बात करते हैं तो बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां होती हैं दोस्तों। इससे सबसे बड़ी बीमारी तो आप ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानते होंगे, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, और इसको हिंदी में क्षय रोग भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों फेफड़ों में ज़्यादातर अटैक करती है। ज़्यादातर बीमारियां बहुत सारी हैं, लेकिन फेफड़े पे ये बीमारी दोस्तों लंग्स की प्रॉब्लम है। उसको सांस लेने में समस्या होती है, खांसी के साथ खून भी आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, पॉइंट दिए हैं जैसे मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं। मच्छर के काटने से दोस्तों ये जीका वायरस है, वेस्ट नील विषाणु है, चिकनगुनिया आपने सुना होगा ना, फीवर चलता है, और डेंगू तो मैंने बता ही दिया, और मलेरिया भी इसी में आ जाता है। ठीक है, अब जीवाणु से होने वाले कौन से बताया था, टीबी जिसको क्षय रोग कहते हैं, एंथ्रेक्स है, टेटनेस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, और निमोनिया है, और हैजा है दोस्तों। हैजा तो ज़्यादातर ये मक्खी के काटने से, मक्खी के मतलब जो मक्खी क्या करती है, खाने को दूषित कर देती है, और वो खाना अगर हम खा लेते हैं तो हमको ये बीमारी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ की वजह से दोस्तों जानते हैं, इसमें लीशमैनियासिस है, आमियाबासिस है। ये मतलब दोस्तों ये पेट की बीमारी है, जिसको हम लोग कहते हैं ना, इंसान को पेचिस आना शुरू हो जाती है। पेचिस का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो मल है वो मल टाइट ना हो के क्या है, पानी के रूप में बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, दस्त की बात करते हैं, उल्टियाँ वगैरह है। ट्रिपेनोसोमियासिस ये दोस्तों आँख की बीमारी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आँख की क्या है, इसमें नींद की बीमारी है दोस्तों, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोक्सोप्लाज्मोलिसिस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि ये जो जीके के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, तो ये क्या है, आपके साइंस के थे। इसमें दोस्तों साइंस भी है, मतलब इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं जो आपके जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनको कहीं नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक दोस्तों एक है उड़ीसा है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, उड़ीसा एक तटीय राज्य है, ध्यान रखिएगा। भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से यहाँ हमारे स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक ये हमारे फैले हुए हैं। ठीक है, ये पश्चिम वाले हो गए, और ये नीचे वाले साउथ वाले हो गए,
और ये पूरब वाले हो गए। ठीक, इनके नाम मैं बता चुका हूँ आपको कई वीडियो में। ठीक है, झारखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो इस राज्य का भी नाम है। इस अपने क्षेत्र में जैसे कोयला जो है दोस्तों, है ना, झरिया एक क्षेत्र झारखंड में बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ स्वर्ण रेखा नदी है दोस्तों, उस पर एक हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी, इसमें हुंडरू जलप्रपात बना हुआ, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कोलेरू झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात दोस्तों पता ही है कि ये वेस्टर्न है, और गुजरात में क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ कपास का काफ़ी उत्पादन होता है। और सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में ही फैक्ट्री स्थापित की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये हमारा कि सरदार सरोवर बांध दोस्तों जो है ये कहाँ बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है दोस्तों। देखिए नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी दोस्तों ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और यहाँ पर जो हमारा हिस्सा है ना इंडियन ओशन का, ये अरब सागर का, यहाँ पर आके गिर जाती है। यहाँ पर ये गिर जाती है, एक तो क्वेश्चन ये भी है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि दोस्तों ये पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली दोस्तों 4 नदियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। एक आपका नर्मदा है, एक आपका तापी है, एक आपका माहे है, और एक आपका साबरमती है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसमें पेरियार भी दोस्तों नदी जो है वो भी पश्चिम की तरफ ही बहती है, मतलब अरब सागर में मिलती है। ठीक है, केरल में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो सरदार सरोवर बांध है ये किस पर बना है? नर्मदा नदी पर दोस्तों। इस बांध के पास ही एक आपका देखिएगा ना एक केवड़िया का क्षेत्र है, वहाँ पर दोस्तों क्या है, वहाँ पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनी है, इसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये 182 मीटर यानी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ये बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। हाँ, गुजरात में। गंगा नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी लंबाई पूछ ली जाती है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, मतलब 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र भी अपना एक नाम रखती है कि ब्रह्मपुत्र दोस्तों जो है वो भारत के अंदर इसका उद्गम स्थल नहीं है। कहाँ है दोस्तों? तिब्बत के मानसरोवर से है, ये ध्यान रखिएगा। इस पर एक कौन सा जो है बना हुआ है आइलैंड? माजुली आइलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा आइलैंड बना हुआ है? माजुली आइलैंड। तो माजुली आइलैंड क्या, माजुली आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर ये सबसे बड़ा द्वीपीय आइलैंड है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा, मतलब नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यमुना नदी पे दोस्तों क्वेश्चन इसलिए आ जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये जो है सबसे दूषित नदी है, और दिल्ली इसके किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यमुना नदी। ठीक, जो आगे के क्वेश्चन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल मैंने दे रखी है ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा और कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं कभी कभी एग्जाम में ये ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं घुमा करके, इसलिए गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है दोस्तों, इसको जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और इसको दोस्तों बांग्लादेश में सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। ये मानसरोवर झील के पास से चेमांग ग्लेशियर से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के सादिया के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो ये कहाँ से करती है? अरुणाचल प्रदेश से करती है। ब्रह्मपुत्र भारतीय नदी है जिसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लखवार व्यासी बांध इस पर बना है, यमुना नदी पर। देखिए डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी डैम किसी न किसी नदी पर बने हैं वो अपना एक विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डैम की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बांध की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, बांध से क्या है दोस्तों, इसको भारत का मंदिर कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जिनको हम लोग चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, और 14 नवंबर को उनका बर्थडे मनाया जाता है। यूआरएल की बात करते हैं दोस्तों, ये फुल फॉर्म पूछा गया, कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे टर्म हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि कभी कभी लैन का फुल फॉर्म पूछ देते हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क है। वैन का फुल फॉर्म पूछ देते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क है ना। रैम का फुल फॉर्म पूछ देते हैं दोस्तों, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, रोम की बात कर देते हैं दोस्तों, तो ये रीड ऑनली मेमोरी है। रोम, देखिए रैम भी 2 प्रकार की हैं यहाँ पर, एक एस रैम है और एक डी रैम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
रैम जो है दोस्तों वो वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मतलब ये हुआ कि अगर एक बार लाइट चली गई तो डाटा इसका उड़ जाएगा, इस पर कोई बचता नहीं है, इसलिए है ना इसको वॉलेटाइल बोलते हैं। और रोम क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, रोम में दोस्तों कई सारी हैं, ई रोम है, ईपी रोम है, ठीक है, डबल ईपी रोम है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या था यूआरएल का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे टर्म है दोस्तों, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इनपुट डिवाइस पूछ दी जाती है आपसे, आउटपुट डिवाइस पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है, जनरेशंस पूछ ली जाती हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कंप्यूटर पे एक वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसमें आपको दे दूंगा। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा और दोबारा एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और आजकल कंप्यूटर का जो है दोस्तों 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। और जैसा आपको पता होगा कि सीजीएल मेंस में तो कंप्यूटर क्वालिफाइंग है। ठीक है, आप उसको नहीं पास करेंगे तो आपकी कॉपी ही चेक तो होगी, लेकिन आप फिर क्लियर नहीं कर पाएंगे ना पेपर को, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह कब दबा दिया। देखिए 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे जी ने इसको स्टार्ट किया था। ये 1857 के बाद जब ये 1 साल पूरा उछल कूद मची है इंडिया में, तो ये बात 1858 में ब्रिटेन पहुंची। तो रानी ने ये कहा कि भाई हमने भेजा था तुमको शासन करने के लिए, तुम तो वहाँ पर एकदम बिल्कुल उत्पाद मचाने लगे, तो इन्होंने शासन को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा गया कि कब ये ब्रिटिश रानी के या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ट्रांसफर हो गया, तो ये 1858 के आसपास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कई सारे क्षेत्र थे, जैसे झांसी से किसने मोर्चा संभाल रखा था, कानपुर में कौन था, लखनऊ में कौन था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कई बार आता है कि 1857 की जो क्रांति है वो सफल क्यों नहीं हो पाई। उसका कारण क्या था दोस्तों कि योजनाबद्ध तरीके से इसको लॉन्च नहीं किया गया था, और भारत के कई राज्यों में तो ये बात पहुंच ही नहीं पाई थी कि यहाँ कहीं अंग्रेजों का विरोध भी चल रहा है। ठीक है, ये शुरू कहाँ से हुआ था, ये लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 के आसपास इन्होंने क्या किया था, 51 के आसपास इन्होंने क्या किया था कि जहाँ पर भी इतिहास के जितने भी हमारे रियासतें थी, जहाँ पर भी किसी का पुत्र नहीं था और अगर किसी ने दत्तक पुत्र रखा हुआ था तो वहाँ पर वो अपने को मतलब जो है काबिज कर ले रहे थे, अपने को वहाँ का राजा घोषित कर दे रहे थे कि वहाँ पर कोई भी और अधिकार यहाँ पर नहीं जमाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने एक पुत्र को गोद ले रखा था और इन्होंने नियम बना रखा था कि गोद लिए पुत्र को हम राजा घोषित नहीं करेंगे, या साम्राज्य का जो है साम्राज्य उनको नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से दोस्तों इसका विरोध शुरू हो गया था, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि शुरुआत मेरठ से हुई थी। ये हमारे कौन सी इन्फेंट्री के सैनिक थे, 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे, ये भी ध्यान रखें, मंगल पांडे जी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो दिया भी था, विरोध हुआ क्यों था, इसके पीछे का कारण है। विरोध इसलिए हुआ था कि देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया ना, 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत के इतिहास में एक प्रमुख घटना है। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। चर्बी वाले कारतूस की शुरुआत की गई थी। देखिए चर्बी वाला कारतूस का ये मतलब था कि यहाँ पर कुछ सैनिक, देखिए हमारे यहाँ जो भारतीय सैनिक थे वही शामिल थे ब्रिटिश सेना में। ठीक है, उसको उस समय भारतीय ब्रिटिश सेना कहते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। ठीक है, हालांकि उस समय तो वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था दोस्तों ये हमारे पास 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, ये 1918 तक चला। इसके बाद एक वर्ल्ड वॉर दोस्तों ये 1944 में शुरू हुआ। ठीक है, और ये 1945 के आसपास लगभग ये ख़त्म हो गया था। ठीक, इसका रीज़न क्या था, क्योंकि 45 में अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बम छोड़ दिए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। कब कब छोड़े थे, एक छोड़ा था 6 अगस्त को 1945 को, और एक छोड़ा था 9 अगस्त को 1945 को, मतलब 3 दिन के बाद दूसरा छोड़ दिया था। ठीक है, एक गिरा नागासाकी में, एक गिरा था हिरोशिमा पर, और दोनों के दोनों शहर बर्बाद हो गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो हाँ हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। तो ये क्या किया कि हिंदू धर्म के लोग थे उनको इन्होंने गाय की चर्बी लगी हुई कारतूस को दे दिया। मतलब एक राइफल आई थी इनफील्ड नाम की, ध्यान रखिएगा, इनफील्ड राइफल। तो उस राइफल में चर्बी लगी हुई थी। चर्बी किसकी, एक में लगी थी गाय की चर्बी, एक में लगी थी सूअर की चर्बी। गाय की चर्बी लगी कारतूस किसको दे दिया, हिंदुओं को। अब हिंदू धर्म में तो गाय मारना ही पाप माना जाता है, तो इन्होंने कहा कि हम इसको मुँह से नहीं काटेंगे, इसका विरोध कर दिया। और मुसलमानों को दे दिया सूअर की चर्बी, वो लोग सूअर देखना ही पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये सबसे बड़ा कारण था। और जैसे आज के युग में है ना, ये सांप्रदायिक जो है माहौल खराब किया गया था, जिसकी वजह से इसका विरोध हुआ था। ठीक है, खैर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम
समुदाय के लोगों ने मिलकर विरोध किया था, इसमें कोई आपसी मतभेद नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह फैलने का कारण क्या था कि भारी कराधान भी था, और ये भी कराधान मतलब टैक्सेशन इतना ज़्यादा लगा रखा था अंग्रेजों ने कि आदमी मजबूर हो गया था कि इनके खिलाफ विरोध किया जाएगा, है ना। 1857 के दौरान किसानों को भूमि कर के रूप में भारी कर देना पड़ता था। ठीक, तो देखते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट दिया है कि भाई मंगल पांडे की बात अगर करते हैं तो मंगल पांडे जी 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद थे। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय के रूप में जाने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने विद्रोह को डेविल्स विंड कहा था, ये भी ध्यान रखिएगा, और विद्रोह को 1859 में अंग्रेजों ने पूरी तरीके से इसको दबा दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद इन्होंने और भी क्या किया कि ये फिर उन्होंने बताया ना कि 1858 में भारतीय प्रशासन का नियंत्रण अंग्रेजी ताज को सौंप दिया गया। ठीक है, यानी गंभीर अपराध करने वालों को छोड़कर सभी भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जो गांधी सागर बांध है फ्रेंड्स, ठीक है, वो कहाँ पर है? देखिए इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बांध दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नागल बांध आधा पंजाब में आधा इधर है। राजस्थान में दोस्तों कोई बांध है, राणा सागर प्रताप बांध, सुना होगा इसके बारे में। मध्य प्रदेश में बता ही दिया मैंने, गांधी सागर बांध। ठीक है, महाराष्ट्र में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में प्रमुख बांध है दिए हैं, जैसे कोयना बांध है, जैकवाड़ी बांध है, पंसेत बांध है, कोलकेवाड़ी बांध है, बैतरणी दामी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कौन कौन से, मैंने बताया भाखड़ा नगर का नाम लिया था, तो इसमें है नाथपा झाकरी बांध है, चमेरा बांध है, पूंग बांध है, भाखड़ा नागल बांध है, पंडो बांध है। राजस्थान में बताया था राणा प्रताप सागर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ज़्यादा याद रहता है क्योंकि ये पूछे भी जाते हैं, है तो बहुत सारे। फिर इसके बाद जवाहर सागर बांध है, कोटा राजस्थान में, तो कोटा से आप बता सकते हैं। छावली बांध है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी दोस्तों जो है ना, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम जो है फ्रेंड्स वो त्र्यंबक के पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, जैसे इसको वृद्ध गंगा के नाम से, दक्षिण गंगा नाम से इसको हम जानते हैं। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, पहला पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में ये पॉइंट पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो कौन है, तो वो गोदावरी है। कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखिए कि गिरती कहाँ है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई मैंने बताई थी, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई दोस्तों 25-25 किलोमीटर के, है ना, आसपास है, और ये महाराष्ट्र की त्र्यंबक के पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसकी लंबाई और इसके क्षेत्रफल के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसके बाद कुछ इसकी सहायक नदियाँ पूछ दी जाती हैं, इनको भी आप याद रखिएगा कैसे, जैसे पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। ठीक है, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, इनके बाएं किनारे की जो है वो प्रमुख नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं। और इसके बाद प्रवर, मंजीरा, मनेयर नदियाँ इनके दाहिने किनारे की ओर। आजकल जो जीके का ट्रेंडिंग क्वेश्चन दोस्तों चल रहा है वो यही है कि आपको विशेष ध्यान रखना है कि जीके में अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राणहिता नदी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए इसको ज़्यादा नोट कर मतलब इसको जो है हाईलाइट नोटेड कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्राणहिता नदी जो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी पर बने महत्वपूर्ण बांध दोस्तों ये जैकवाड़ी बांध, गंगापुर बांध, बबली परियोजना, श्री राम सागर बांध। ठीक है, इसका कोरिंगा मैंग्रोव वन गोदावरी डेल्टा में स्थित। देखिए डेल्टा का मतलब ये हुआ कि 3 नदियाँ ऐसे आकर गिर रही हैं। ठीक है, गोदावरी, गंगा और महानदी। ठीक है, तो ये इसमें सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन है, ये पता है कि पश्चिम बंगाल का जो एरिया है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये है ना, ये वाला गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन सी नदी पश्चिम की तरफ गिरती है, कौन सी नदी जो है पूरब की तरफ गिरती हैं। ठीक, सबसे कम उम्र के जो नोबेल पुरस्कार विजेता है दोस्तों ये मलाला यूसुफजई हैं। ठीक है, 2014 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ इंडिया के जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं इनको भी ये अवार्ड दिया गया था, ये भी 2014 में ही मिला था। इन दोनों लोगों को शांति के रूप में शांति का नोबेल पुरस्कार
दिया गया था। ठीक है, देखिए नोबेल पुरस्कार दोस्तों 6 श्रेणियों में दिया जाता है। बाकी सब नोबेल पुरस्कार दोस्तों ओस्लो में बांटे जाते हैं, सॉरी नॉर्वे में दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाँ नॉर्वे में दिए जाते हैं। बाकी जो शांति का नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वो ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये अलग एक संस्था है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। शांति के लिए क्या दोस्तों, इन दोनों लोगों ने यानी कैलाश सत्यार्थी जी ने और मलाला यूसुफजई ने क्या किया कि वहाँ के जो कुछ बच्चों तक एजुकेशन पहुँच नहीं पा रही थी, तो इन्होंने उसको आसान बनाया, जिसकी वजह से इनके काम को काफ़ी सराहना मिली, काफ़ी अप्रिसिएशन इनका किया गया, जिसकी वजह से उनको पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शांति के रूप में दोस्तों मदर टेरेसा जी को भारत का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिएगा, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, वैसे तो 1930 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि गीतांजलि बुक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकबर सम्राट कब बना? देखिए अकबर सम्राट कब बना दोस्तों? 1556 में। ये मुगल शासक है। मुगल शासक की ट्रिक कैसे, ध्यान रखिएगा, हमने बताया था, इसकी एक ट्रिक है भाजसो। ठीक है, भाजसो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अच्छा, स्थापना कब हुई दोस्तों मुगल साम्राज्य की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत का पहला वॉर हुआ 1526 में, जो कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, बाबर विजयी हुए और मुगल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पानीपत के एक नहीं 3 वॉर हुए। पहला वॉर हुआ 1526 में, दूसरा वॉर हुआ 1556 में। ठीक है, और तीसरा देखिए 56 है, 56 में हुआ। तीसरा वॉर दोस्तों 1761 में हुआ। ये दोस्तों जो वॉर हुआ पानीपत वाला, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, इसमें मराठा हार गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासनकाल के दौरान ऐतिहासिक कुछ संरचनाएं हैं, जैसे आगरा का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का किला और बुलंद दरवाजा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि इनमें से कौन ऐसा है जो अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया। ठीक, अब इसमें से अगर कोई ऑप्शन होगा तो आप टिक कर देंगे। हो सकता है कि दे दिया जाए कि बहुत से हैं, जैसे मान लीजिए बीबी का मकबरा आ जाए, तो वो इन्होंने नहीं बनाया है। ठीक है, वो औरंगजेब ने बनाया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना दोस्तों 2003 में शुरू की गई, ध्यान रखिएगा। अभी कई योजनाएं पूछी जाती हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं 2014 के बाद से 2023 तक की जितनी योजनाएं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जनधन योजना, इसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसके बाद है दोस्तों आपकी ये उज्ज्वला योजना, इसके बाद है आयुष्मान योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि इनके बाद ये सब हाईलाइटेड रही हैं और न्यूज़ में भी काफ़ी पूछी गई हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए आरटीआई दोस्तों अधिनियम कब लागू हुआ? ये अक्टूबर 2005 आया। मैं इसकी डेट आपको बता देता हूँ, 12 अक्टूबर 2005। देखिए आरटीआई क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, जन सूचना अधिकार। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपने किसी के प्रशासनिक आदमी के खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी है और आपको लगता है कि आपका काम नहीं हो रहा है, तो आरटीआई के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये बात करते हैं कि जो भारत का उच्च न्यायालय है दोस्तों, ये कहाँ स्थापित किया? तो देखिए इस समय तो दिल्ली में है, सबसे पहले दोस्तों कोलकाता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1774 में, मतलब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और पास हुआ और 1774 में कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फोर्ट विलियम में, और इसके सबसे पहले जो न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे, ये भी ध्यान रखिएगा, एलिजा इम्पे। ठीक है, देखते हैं आगे इसकी डिटेल क्या दी हुई है। डिटेल में दोस्तों कई चीज़ें मेंशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय दोस्तों कोलकाता में स्थापित किया। मैंने बताया ना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसके बाद 1774 में इसकी स्थापना की गई। इससे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था और ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। ठीक है, और ये औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक,
खोला, स्थापना 1774 में हो गई थी, लेकिन खोला इसको गया था 1862 के आसपास। ठीक है। सर बॉन्स पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने आए थे। ठीक है। देखिए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में क्या अंतर है। देखिए, यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात की गई दोस्तों, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात आपको बता रहा था। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में ये डिफरेंस है कि उच्च न्यायालय दोस्तों राज्यों में होते हैं। ठीक है। जैसे 25 वर्तमान में पूछा जा सकता है कि कितने हाई कोर्ट हैं, तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट्स हैं जो कि इंडिया में मौजूद हैं। ठीक है। 25 हाई कोर्ट्स इंडिया में है, 25 हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो दोस्तों एक ही है, वो कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है। इस समय उनके CJI कौन है दोस्तों, BR गवई, BR गवई 52 नंबर के। देखिए, 50वें याद रखिए, ठीक है, DY चंद्रचूड़, 91वें याद रखिए संजीव खन्ना, और 52वें याद रखिए BR गवई। ठीक। इनको दोस्तों शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक। और अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में मौजूद नहीं है तो राष्ट्रपति की जगह ये काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा आगे देखते हैं। राजा रवि वर्मा दोस्तों, इनका संबंध, पहली बात तो इसको आप नोट करिए कि केरल से है, कई बार पूछा गया है, और ये एक चित्रकार थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता क्या है। तो इसको तन्यता बोलते हैं दोस्तों। तन्यता को इंग्लिश में डक्टिलिटी कहा जाता है। जैसे आप धातु है, आप उसको ठोकेंगे पीटेंगे तो ये मान लो बढ़ेगी ऐसे करके, तो आप इसके तार निकाल सकते हैं। अधातु में ऐसा नहीं होता है। जैसे कांच है, अब कांच को अधातु माना जाता है। अधातु मतलब नॉन मेटल और धातु मतलब मेटल। तो कांच को आप अगर हथौड़ा मारेंगे तो ये तार थोड़ी खींचेगा, तो टूट जाएगा ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, होती तो ये भी एक क्वालिटी है धातु की, और ये भी एक धातु की क्वालिटी है। घुलनशीलता थोड़ा संदेह वाला ऑप्शन है, घुलनशीलता इसमें नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है, धातु तो वैसे ज़्यादातर ठोस रूप में ही पाई जाती है, लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जो लिक्विड रूप में पाई जाती है दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं मरकरी। मरकरी का सूत्र होता है Hg, इसको हम लोग पारा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये किस फॉर्म में पाई जाती है, ये दोस्तों लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये है कि जैसे धातुएं जो होती हैं, इसमें आप इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकते हैं, हीट को फ्लो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधातु में ये चीज़ नहीं होती है। अधातु में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, लेकिन एक अधातु है जिसका नाम है ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल में पाई जाती है। ठीक है। ग्रेफाइट में दोस्तों ये है अधातु, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हम करा सकते हैं। ठीक है। और ये ग्रेफाइट किसका रूप है, ये दोस्तों कार्बन का ही रूप है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अस्थायी सदस्य हैं। देखिए, टोटल सदस्य तो 15 है, 15 में स्थायी जो है दोस्तों वो 5 है, और अस्थायी में दोस्तों 10 है। भारत का नाम कहीं भी नहीं है, ना तो स्थायी में और ना स्थायी में। ठीक है, ना स्थायी में है ना अस्थायी में, मतलब परमानेंट और कह सकते हैं नॉन परमानेंट। ठीक है। देखिए, स्थायी में दोस्तों नाम लगेगा, इसकी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, फ्रेका। इसकी ट्रिक है फ्रेका। फ्रेका में जैसे कौन कौन, देखिए, फ्रांस है, रसिया है, इंग्लैंड है, चाइना है और अमेरिका है। ये वही स्थायी देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कि मान लो किसी हम देश के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर ये वीटो पावर यूज़ करते हैं तो उस देश को उस तरीके से हम लोग घोषित नहीं कर सकते। ये देश उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाएगी, ध्यान रखिएगा। तो कितने स्थायी सदस्य हो गए, 5, जिनका नाम है, इनकी ट्रिक क्या है, फ्रेका। फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनके अस्थायी सदस्य ध्यान रखिएगा कौन कब बने हैं, ये हमारे हो गए। ठीक है। पाकिस्तान का नाम है अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुआना, पाकिस्तान, पनामा, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया। ठीक है, स्थायी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है। इंग्लैंड की जगह आप यूनाइटेड किंगडम का नाम ध्यान रखिएगा, उन्हीं को कहते हैं। ठीक है। ट्रिक के लिए हमने बता रखा था फ्रेका। क्या ट्रिक है, फ्रेका। इनको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। इसमें चाइना है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है जिसको हम लोग इंग्लैंड बोल सकते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए, सुरक्षा परिषद का जो पहला सत्र है दोस्तों वो कब शुरू हुआ था, ये 17 जनवरी 1946 को।
क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ही 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ध्यान रखिएगा, यूएन की स्थापना जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए? देखिए, नीति आयोग दोस्तों योजना आयोग का ही एक रूप है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1950 में। ठीक, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों वो पीएम ही थे। उसमें पीएम कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे और योजना आयोग का नाम बदल के कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पीएम ही हैं, जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, अच्छे से पता होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके एक उपाध्यक्ष और सीईओ भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्र किया जाता है? दोस्तों बाइनरी के रूप में। बाइनरी क्या है फ्रेंड्स? 0 और 1। 0 और 1 का मतलब ये इनका बेस कितना है? 2। देखिए, अगर हम लोग मान लो 4 लिखते हैं, ये 4 रीड नहीं करता, ये इसको बाइनरी में चेंज करता है और बाइनरी में देखते हैं 1 0 0 करके इसको रीड करेगा। मतलब इसके लिए ये 100 है, हमारे लिए ये 4 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बाइनरी रूप में डाटा स्टोर होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है पोखरण परमाणु परीक्षण 2। ठीक है, जो 1998 के आसपास हुआ। ठीक, और इसका जो कोड था दोस्तों ये ऑपरेशन शक्ति था। पहले का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, बुद्ध मुस्कुराए। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। परीक्षण 2 लिखा ना, ये परीक्षण 1 की देन है 1974 के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था, दूसरे का था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और दिया भी है नीचे जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, परमाणु बम जो है 5 नाम दिए गए, शक्ति 1 से शक्ति 5 तक। ठीक है, इनसेट 1B, देखिए दोस्तों ये एक उपग्रह है। ठीक है, इसको इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये 1983 में लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुष्प, इसके बाद है दोस्तों पुष्प में स्त्री केसर। स्त्री केसर दोस्तों 2 प्रकार। देखिए, अब बात करते हैं इनके जनन अंग की। जनन अंग का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये रिप्रोडक्शन जो हमारे पार्ट्स हैं प्लांट के, उनके बारे में बात की गई है। फ्लावर के 2 पार्ट हैं, एक दोस्तों कौन सा है? पुंकेसर, और एक है स्त्री केसर। ठीक है, भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें स्त्री केसर एक मादा जनन अंग, पुंकेसर पुरुष। ठीक है, पू से पुरुष, पू से पुंकेसर। ठीक है, और दिया भी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है, मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे ये लिखा है कि स्त्री केसर एक फूल का मादा जनन अंग है जिसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है जो मादा जनन अंग में ही होता है। ठीक है, स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक है क्योंकि यही बीज पैदा करेंगे। और स्त्री केसर कार्य पराग प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना। देखिए, पराग प्राप्त करना मतलब ये हुआ, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी परागण। ये 2 प्रकार का होता है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक ही पौधे में है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और एक है क्रॉस पॉलिनेशन जो कि एक पौधे से दूसरे पौधे। ठीक है, परिपक्व अंडाशय एक फल है, ये भी ध्यान रखिएगा, और परिपक्व बीजांड एक बीज है। पराग पुंकेसर नामक फूल के नर भाग द्वारा निर्मित होते हैं और एक फूल वास्तव में विशेष तनों और पत्तियों से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये कह रहे हैं, कहा जाता है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय ध्वज है वो 1906 में कहाँ फहराया गया? कोलकाता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें क्यों लिखा हुआ है, कुछ डाटा है। जैसे 1931 में 1931 में एक प्रस्ताव पारित कर तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, लेकिन संविधान सभा ने इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस में ये पॉइंट पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ये जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि भाई राष्ट्रीय ध्वज है ना, इसलिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार आयताकार होगा, ये भी ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो ये 3 और 2, मतलब ये मीटर में है, 3 मीटर और 2 मीटर, ध्यान रखिएगा। कई बार तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसका अनुपात कितना है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगाली वेंकैया जी ने, ये भी ध्यान रखिएगा।
इनके बीच में जो एक गोला होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों? तो ये 24 तीलियां होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। जिसको कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से, अशोक चक्र से उठाया गया है। इसमें 24 स्पोक्स होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारे पास, हम देखेंगे अगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया दोस्तों? अशोक में है, अशोक ने कराया था। ये कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। कभी आप अगर भोपाल जाएंगे तो सांची स्टेशन पड़ेगा रास्ते में, तो जब देखिएगा तो लेफ्ट साइड नज़र मारिएगा तो आपको ऊपर ये स्तूप बना दिखाई देगा। ये एक बौद्ध स्तूप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किसने विकसित किया था? देखिए आप ऐसे ध्यान रखिएगा, जा से जावा और जा से जेम्स गोसलिंग, जेम्स गोसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? दोस्तों चूना पत्थर दोस्तों सीमेंट ही यूज करेगा, ये ध्यान रखिएगा। सीमेंट के दो रूप हो गए, एक है आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, और एक है ये देखिए, ये है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ठीक है, इसको हम लोग POP कहते हैं, जिसको आप लोग पुट्टी कहते हैं। और एक है CaSO4 डॉट 2H2O, ये है दोस्तों जिप्सम का फॉर्मूला, ठीक है। ये इन दोनों के ही रूप है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1928 आया। देखिए गठन इसका 1927 में हुआ और आया भारत में 1928 में, और भारत में इसका खुल के विरोध किया गया, जिसके तहत भाई बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था उस समय। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। लेकिन इसके पहले सबसे बड़ा कांड था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से इसका विरोध किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, कोई भारतीय नहीं था, इस वजह से इसका विरोध किया गया था, ठीक। अगला आगे देखते हैं, ऐसा ये कोई भी कमीशन अगर लॉन्च हुआ है तो क्यों आया है, उसके पीछे के कारण है। देखिए यहाँ पर कई कारण दिए गए हैं, जैसे हम बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। कोई भी अधिनियम आया है तो उसके पीछे समीक्षा करना उसका जरूरी था कि इस नियम के तहत क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या लोगों ने काम किए, ठीक है, क्या क्या उपलब्धियां उनको प्राप्त हुई। तो 1927 में ये भारत में आया और 28 में इसको लागू कर दिया गया, और संवैधानिक सुधारों का सदन करने के लिए भारत में सरकार को सिफारिशें करने के लिए किया गया था। साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य के भी इसको बना दिया गया था, जिसके इसका विरोध हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और साइमन कमीशन ने 1930 को लगभग 2 साल के बाद अपनी रिपोर्ट को पेश किया था, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का है, इंपॉर्टेंट है, मैंने डाल दिया इसीलिए। क्या क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध, देखिए प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है दोस्तों ये तमस, है ना, भीष्म साहनी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? देखिए तारापुर में, ठीक है, पहला ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में। ये दोस्तों कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कलपक्कम दोस्तों कहाँ है? ये भी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। काकरापारा कहाँ है दोस्तों? ये गुजरात में है, ये भी एक परमाणु संयंत्र है। इसके बाद कैगा कहाँ है दोस्तों? ये कर्नाटक में है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, HS यानी HRS, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA की स्थापना 1924 में हुई, ये आप ध्यान रखिएगा, 1924 में इसकी स्थापना की गई। देखिए फिर कह रहा है कि मानव शरीर का जो pH होता है उसका क्या स्तर होता है? देखिए हमारा जो pH होगा दोस्तों मनुष्यों का, वो 7.35 से 7.45। देखिए pH का एक स्केल होता है, वो स्केल कैसा होता है? ऐसा स्केल होता है कि यहाँ पर है 0, सॉरी यहाँ पर है 7, है ना, और यहाँ पर है 14 और यहाँ पर है 0।
तो इस लाइन में जो भी फिगर होगी, जो भी लिक्विड होगा, सोल्यूशन होगा, वो एसिडिक इन नेचर, यानी लेस देन 7 आप लिख सकते हैं, एसिडिक लेस देन 7, ठीक है, बेसिक मोर देन 7, और न्यूट्रल ना ही खट्टा ना मीठा, ये है दोस्तों इक्वल टू 7, ठीक है, न्यूट्रल इक्वल टू 7, और इधर जितना भागेगा दोस्तों वो है बेसिक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये बता दिया मैंने ऊपर से ऑलरेडी पहले ही। देखिए पहला संशोधन दोस्तों जो है वो कब किया गया भारतीय संविधान में, 1951 में। देखिए इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है, और ये साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया है। अभी तक 106 संशोधन लगभग हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला हुआ था 1951 में, इसमें नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, भूमि सुधार को लेके ये काम किया गया था, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। कह रहा है भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रवों के गुणों संबंधित है, द्रव स्थिति विज्ञान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नौ कलेबारा उत्सव, ये दोस्तों कब कहाँ मनाया जाता है, असम उड़ीसा में, ठीक है। असम में दोस्तों क्या मनाया जाता है, बिहू। सिक्किम में दोस्तों क्या त्यौहार मनाया जाता है, ये लोसार मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पता है दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया, देखिए 1900 में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक की शुरुआत दोस्तों 1896 में एथेंस से हुई थी, ग्रीस में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हैं जो दिए गए, इनमें ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें हैं इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक की शासी निकाय है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लोसाने में, ठीक है। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में बताया ना, और एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था, ठीक है। नॉर्मन प्रिचर्ड, देखिए भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज ही थे जो आगे सब चीज़ों में हिस्सा ले रहे थे, उनका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड। 1900 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और जिससे ये देश का पहला ओलंपिक प्रदर्शन बन गया। भारत ने 1920 के ओलंपिक में अपना पहला दल भेजा, और भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में, ठीक है, 1928 में जीता, और 1956 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम में ओलंपिक में नाबाद रही। हॉकी में भारत का आखिरी स्वर्ण पदक दोस्तों 1980 में आया, जो कि ओलंपिक में था। अभी हाल ही में दोस्तों 2024 वाले में भारत ने कांस्य पदक जीता है हॉकी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहला पहलवान केडी जादव ने स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा। और मिल्खा सिंह ऐसे थे जो एथलेटिक्स में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब आखिरी जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 में हुई, तो पहली 1951 से 1956। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो है वो कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, औद्योगिक पे उतना नहीं दिया गया, लेकिन एग्रीकल्चर में इस पर बहुत ध्यान दिया गया। हैरोल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित थी। दूसरी जो है दोस्तों पीसी महालनोबिस पे आधारित थी, वहाँ दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है, ध्यान बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना दोस्तों थी क्या, देखिए पंचवर्षीय योजना क्या है, एक तरीके से 5-5 साल के लिए सरकार क्या करती थी, 5 साल के लिए एक प्रोफार्मा तैयार करती थी, हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके लिए बजट लागू होता था, इसके बाद ये योजनाएं लागू होती थी, उसी क्षेत्र पर काम करते थे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों 1966 से लेके 1969 का, ठीक है, 1966 से लेके 1969 का, ये जो है दोस्तों शून्य काल में गिना जाता है, ठीक है। जैसे इम्पोर्टेंट क्या है कि रूलिंग प्लान की दोस्तों जो बात की गई है वो 5वीं में की गई है, गरीबी हटाओ की बात की गई है 5वीं में की गई है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग ने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा इस वीडियो में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप किसी भी तरीके से इनके सारे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स में इनको लिख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर कर दें ताकि और भी लोग इस पर
अपनी जो है प्रतिक्रिया दे पाएँ और इसको अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।